नमस्कार। आज हम बात करेंगे आदिकाल की सीरीज़ में जो हम अपभ्रंश साहित्य के बारे में सीख रहे थे उसी का पार्ट 2 आज हम सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने 4 कवियों के बारे में आपको बताया था। आज अपभ्रंश में साहित्य रचना करने वाले अन्य कवियों के बारे में जानेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और पूरा देखने के बाद वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अब देखते हैं आदिकाल में अपभ्रंश भाषा में लिखने वाले, साहित्य रचना करने वाले जो कवि थे वो कौन कौन से थे। तो आइए आज हम बात करेंगे अब्दुल रहमान की। अब्दुल रहमान अब्दुल रहमान के बारे में जो याद रखने योग्य बातें हैं और जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी रचना कौन सी है। इनकी रचना का नाम है संदेश रासक। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है, रचना और रचनाकार का नाम कई बार पूछा जाता है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, संदेश रासक ये पहला धर्मेतर रास काव्य है। पहला धर्मेतर रास काव्य, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए संदेश रासक जो है किस भाषा में लिखा गया, तो देशी भाषा में। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि संदेश रासक यानी देसी भाषा के अंतर्गत लिखा जाने वाला, किसी मुसलमान द्वारा लिखा जाने, जैसा कि आप नाम से जानते हैं, मुसलमान द्वारा लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि किसी मुसलमान द्वारा लिखा जाने वाला देसी भाषा में पहला ग्रंथ कौन सा है, तो संदेश रासक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अब्दुल रहमान का कई बार नाम दिया जाता है अद्दहमान। ठीक है, ये भी इनका नाम है अद्दहमान, ध्यान रखना है आपको। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, संदेश रासक जो है इसमें किस चीज़ का वर्णन है, तो एक विरहनी के विरह का वर्णन है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि संदेश रासक जो है वो कब लिखा गया, यानी समय पूछा जाता है तो आपको समय इसका ध्यान रखना है। 13वीं शती का प्रारंभ, या फिर कभी कभी या तो 13वीं शती का प्रारंभ आपको मिलेगा या 12वीं शती का उत्तरार्ध, यानी 12वीं शती जब ख़त्म होने वाली थी उस समय में, या फिर 13वीं शती के प्रारंभ में इसकी रचना का समय माना जाता है। तो ये थे अब्दुल रहमान से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको याद रखने हैं। अब आगे बात करेंगे मुनि राम सिंह की। तो आइए बात करते हैं हम मुनि राम सिंह की। इनसे पूछे जाने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले मुनि राम सिंह जो हैं इन्हें जैन साहित्य का रहस्यवादी कवि भी कहा जाता है। जैन साहित्य का सर्वश्रेष्ठ, ये आपको ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन है, तो मुनि राम सिंह है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है, मुनि राम सिंह ने रचना कौन सी लिखी है, तो इनकी रचना का नाम है पाहुड़ दोहा। कई बार पूछा गया है, पाहुड़ दोहा इम्पोर्टेंट है। और मुनि राम सिंह का जो समय है वो माना जाता है 1057 ईस्वी के आसपास। ये डॉक्टर हीरा लाल के अकॉर्डिंग इनका समय जो है 1057 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ये है मुनि राम सिंह से जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है और याद रखने हैं कि जैन साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि मुनि राम सिंह। इनकी रचना का नाम है पाहुड़ दोहा और 1057 ईस्वी के आसपास का इनका समय रहा है।
आइए अब बात कर लेते हैं अगले कवि हेमचंद्र के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनसे कई क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान से ही देखना है। सबसे पहले तो ये किन के दरबार में रहते थे वो आपको याद रखना है। तो ये सोलंकी के राजा जिनका नाम था सिद्धराज जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह, और इनके जो भतीजे थे कुमारपाल, के राज दरबार में ये रहते थे, उनके आश्रित थे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, हेमचंद्र के व्याकरण का नाम, इन्होंने एक व्याकरण की रचना की थी जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, उसका नाम था सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। ये इनके व्याकरण का नाम था, लेकिन ये व्याकरण जो है सिद्ध हेम के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, सिद्ध हेम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तथा एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, इस व्याकरण में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, इन तीनों भाषाओं का समावेश रहा है सिद्ध हेम में, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। ठीक है, हेमचंद्र को एक उपाधि भी मिली है, इनको प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है, प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है इसको। अब देखिए, जो हेमचंद्र हैं वो एक जैन आचार्य थे, जैन आचार्य, और इनका जो समय था वो 1088 ईस्वी माना जाता है। अब हेमचंद्र ने और भी जो रचनाएं लिखी हैं उनके नाम देख लेते हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में। कुमारपाल चरित, इस रचना से भी आप याद रख सकते हैं कि ये कुमारपाल के भी राज दरबार में रहते थे। कुमारपाल चरित्र, प्राकृत व्याकरण, इसको याद रख सकते हैं क्योंकि हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, तो इन्होंने प्राकृत व्याकरण की भी रचना की। योग शास्त्र, छंदोनुशासन, और देशी नाममाला कोश। इन सभी की रचना इन्होंने की है हेमचंद्र ने। ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, कुमारपाल चरित्र, प्राकृत व्याकरण बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये छंदोनुशासन पूछा गया है। तो आपको ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसमें बताए जाते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है या आगे पूछे जाने के पूरे चांसेस होते हैं। तो एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखिए, इसके नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर वीडियो को बार बार देखेंगे तो वो आपको देखते देखते ही याद हो जाएंगे। इस तरह से मैं आपको करा रही हूँ। अब आगे बात करेंगे, ये तो था हेमचंद्र के बारे में, अब आगे देखते हैं अगले कवि के बारे में। आइए अब बात करते हैं सोमप्रभ सूरी की। सोमप्रभ सूरी, इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये कहाँ से थे, तो गुजरात से थे। जैन साधु थे, और इनका जो समय रहा 1252 ईस्वी के आसपास इनका आविर्भाव हुआ। अब इनके जो रचना का नाम है वो है कुमारपाल प्रतिबोध। देखिए नाम सेम है, ध्यान रखना, आपको याद रखना पड़ेगा। जो हेमचंद्र ने जिस ग्रंथ को लिखा उसका नाम था कुमारपाल चरित, और यहाँ पर है कुमारपाल प्रतिबोध। ठीक है, ये कुमारपाल प्रतिबोध, ये जो रचना है ये संस्कृत
और प्राकृत में लिखी गई, और ये एक गद्य पद्य काव्य है, यानी इसमें गद्य भी है और इसमें पद्य भी है, ठीक है, जो कि संस्कृत और प्राकृत में लिखा गया। ये तो था सोमप्रभ सूरी के बारे में इम्पोर्टेंट बातें। आगे देखते हैं। अब आइए बात करते हैं अब दो कवियों के बारे में। पहले हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। इनकी रचना का नाम पूछा जाता है तो वो आपको ध्यान रखना है। प्रबंध चिंतामणि इनकी रचना का नाम है। इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगले जो एक और कवि रहे लक्ष्मीधर, इन्होंने लिखा है प्राकृत पेंगलम। दोनों पूछे जा चुके हैं लेकिन इनकी सिर्फ रचनाओं के ही नाम पूछे जाते हैं। प्राकृत पेंगलम में मैं आपको बता दूं, इसमें जो और कवि थे जैसे विद्याधर, शांगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की बात की गई है प्राकृत पेंगलम में। और प्राकृत पेंगलम को एक और नाम से जाना जाता है प्राकृत पिंगल सूत्र। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इन दो कवियों के बारे में आपको यही याद रखना है। एक और कवि के बारे में हम जान लेते हैं जिनका नाम है शांगधर। तो शांगधर ने जो लिखा है वो लिखा है शांगधर पद्धति। ये लिखा है शांगधर ने शांगधर पद्धति। अब आपको देखना है कि जो शांगधर पद्धति है ये एक संस्कृत का पद्य काव्य है। इनसे रिलेटेड एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि शांगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता कहा जाता है। प्रयोक्ता कौन होता है? जो पहले सबसे पहले उस चीज़ का प्रयोग करे। तो इन्होंने कुंडलिया छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो इन्हें कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया है। और ये किसने स्वीकार किया है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये माना है बच्चन सिंह ने। ठीक है, तो ये बच्चन सिंह ने माना है। तो ये तो था अपभ्रंश साहित्य के बारे में, जिसमें आपने इम्पोर्टेंट जो कवि हैं और उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उनके बारे में जाना। अब इसके आगे की जो वीडियो आएगी उसमें हम सिद्ध साहित्य की बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को विजिट करके ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हिंदी भाषा के बारे में मैं आपको करा चुकी हूँ, हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिक्स भी करा दिए हैं, तथा साथ में लिपि के बारे में बात हो या फिर अनुच्छेद के बारे में बात हो, संविधान के बारे में बात हो, ये मैं आपको वीडियो में करा चुकी हूँ। तो आप एक बार चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट के लिंक भी स्क्रीन पर मिल जाएंगे, तो वो भी आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।